पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी ने उस समय जो पहला काम किया, जब उनकी माँ ने उनको पैसे दिए, तो पहला काम क्या किया, उनकी माँ ने उनको एक बार 300-400 रुपये दिए और ये कहा कि कोई काम शुरू कर लो, आप कोई दुकान खोल लो, कोई व्यापार करना शुरू कर लो। तो उन पैसों से पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी सुख सुविधाओं का कोई सामान नहीं खरीदा। उन पैसों से उन्होंने क्या किया, उन पैसों से उन्होंने जो रूस की क्रांति कैसे हुई, चीन की क्रांति कैसे हुई, अमेरिका की क्रांति कैसे हुई, कैथेराइन कौन थी, उनकी जीवनी अंग्रेजी से रूसी से उन्होंने अनुवाद करके हिंदी में उनको छापा। और उस समय छापी होंगी तो कितनी छापी होंगी, 500 छाप ली होंगी, 1000 पीस छाप लिए होंगे। और उस समय क्योंकि अंग्रेजों को जैसे ही कोई उनको पता लगता था, अंग्रेज उसको जब्त कर लेते थे, तो कितना मुश्किल छापना था और फिर कितना मुश्किल उसको बांटना, उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाना था। ये पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी जो दूसरे नए साथियों को जोड़ते थे ना, कैसे जोड़ते थे, किसी हॉस्टल में कोई युवा है 17-18 साल का, तो ये उसके पास जाते थे, उससे सामान्य बातचीत करते थे, थोड़ा मेलजोल बढ़ाते थे। जब थोड़ा सा मेलजोल बढ़ जाता था तो उनको रूस की क्रांति की कोई पुस्तक दे देते थे। 2 दिन 3 दिन में वो पढ़ता था, तो पढ़ने के बाद फिर वो बात शुरू करते थे, हाँ कैसी लगी आपको पुस्तक, रूस वालों ने जैसे क्रांति की, क्या वैसी भारत में होनी चाहिए, क्या वहां पर जो गलत हो रहा था अपने देश में भी ऐसा गलत हो रहा है क्या, जैसे वहां अच्छा हुआ क्रांति के बाद तो हमारे यहां भी अच्छा हो सकता है क्या। तो ऐसे करके वो ब्रेन वॉश करने का काम करते थे, ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग करने का काम करते थे। हथियार किसको बनाते थे, विचार को, क्रांति के विचार को हथियार बनाते थे। शहीद भगत सिंह असेंबली हॉल में गए, वहां पर उन्होंने बम फेंका, तो वो जो बम फेंकने के लिए गए थे, क्या उस बम से किसी अंग्रेज की मौत हुई, किसी आदमी को उन्होंने मारा? नहीं। वो जो बम फेंकने के लिए गए थे, जब वो गए तो उनको पता था कि मुझे, अगर मैं असेंबली हॉल में जा रहा हूं तो जा तो सकता हूं, बम फेंकने के बाद वापस नहीं आ सकता, क्योंकि सुरक्षा वाले चौकन्ने हो जाएंगे और मैं वहां से निकल नहीं सकता। और दूसरी बात भी उनको पता थी कि बम मैंने फेंक दिया तो बम फेंकने के बाद अंग्रेजों ने मुझे पकड़ लिया तो कम से कम फांसी की सजा देंगे, उससे कम कोई सजा देने वाले नहीं है। ये दोनों बात उनको पता थी और पता होने के बाद भी वो बम फेंकने के लिए गए। बम फेंकने का उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, केवल धमाका करना था। और धमाका करने के साथ साथ ये जो पीला पर्चा आपने देखा ना, जो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी ने बनाया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का पीला पर्चा, जो पार्टी का संविधान बनाया था कि भारत कैसा हो, उसके पर्चे उन्होंने असेंबली हॉल में लहराए। क्यों लहराए? क्योंकि वो पर्चे वो छपवा कर नौजवानों तक नहीं पहुंचा सकते थे। अखबार में वो जाते थे तो अखबार वाले उनकी बात सुनते नहीं थे, उसको छापते नहीं थे, क्योंकि अखबार वाले अंग्रेजों की बात को सुनते थे, अंग्रेजों की बात को छापते थे, अंग्रेजों के आधार पर अखबार वाले चलते थे। रेडियो और टीवी चैनल उस समय था नहीं, रेडियो आया 1940 के दशक के बाद, टीवी उसके और 20 साल बाद आया। तो शहीद भगत सिंह ने सोचा कि हम असेंबली हॉल में जाएंगे, वहां पर मीडिया वाले होंगे, हम धमाका करेंगे और धमाका करने के बाद जब ये पर्चे लहराएंगे तो पर्चे हम मीडिया वालों की ओर फेंकेंगे। जब मीडिया वालों के हाथ में ये पर्चे मिलेंगे तो वो इसको लेकर जाएंगे और अपने अखबार में छापेंगे, क्योंकि ये असेंबली हॉल के धमाके से जुड़े हुए पर्चे हैं। और वो जब अखबार में छापेंगे तो देश के सारे नौजवानों को क्रांति के विचार के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और ये विचार की जानकारी केवल भारत में नहीं मिलेगी, पूरी दुनिया में ये घटना जाएगी, क्योंकि असेंबली हॉल में धमाका हुआ है तो दूसरी भाषाओं में भी जाएगी। पूरी दुनिया में अंग्रेजों का सिर नीचा होगा, उनकी नाक कटेगी कि वो कैसे अत्याचार भारत में कर रहे हैं। तो शहीद भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा, किसके लिए? अपने कुछ विचारों के प्रचार प्रसार के लिए। आज अगर शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और पंडित रामप्रसाद बिस्मिल होते तो वो कोई टीवी चैनल चलाते कि नहीं चलाते? अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए उस समय वो प्रिंटिंग प्रेस थी केवल, तो पर्चे छापे ना उन्होंने, केवल प्रेस आई थी, इसके अलावा और कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो पर्चे छापे। आज होते तो टीवी चैनल चलाते। आज एक और मीडिया आया है जिसको सोशल मीडिया बोलते हैं। पतंजलि योगपीठ ने आस्था संस्कार वैदिक चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया में, पूरे देश में योग का और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया है। और अभी पतंजलि योगपीठ ने सोशल मीडिया को भी, पूज्य स्वामी जी महाराज पूरी दुनिया में आध्यात्मिक जगत में सोशल मीडिया में सबसे अधिक लाइक और फॉलो किए जाने वाले व्यक्तित्व हैं। तो इस सोशल मीडिया में फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर के ऊपर भी पतंजलि योगपीठ सक्रिय है। अब ये जो पतंजलि योगपीठ में जो हम
अच्छा अच्छा देखते हैं, और ये जो अच्छा अच्छा है ये सब आपके कारण है, क्योंकि इस पतंजलि योगपीठ में जो एक एक ईंट लगी हुई है वो आपके खून पसीने की कमाई की लगी हुई है। ये पतंजलि योगपीठ किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये देश के 130 करोड़ लोगों की संस्था पतंजलि योगपीठ। तो हमें पतंजलि योगपीठ की जो सेवाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करना है, विचारों का सोशल मीडिया से प्रचार प्रसार करेंगे, ऐसी आशा के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबने सुना उसके लिए धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, वंदे वंदे